हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो के अंदर हम यहाँ पर टाटा स्टील का जो एल्यूट वेव स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, इसलिए ही इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। सो व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग? सो एल्यूट वेव की जो थियरी है उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस एंड रूल्स है। देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड वन ऑफ द गाइडलाइंस इज अबाउट ट्रंकेशन। सो यहाँ पर ये जो टाटा स्टील का जो एल्यूट वेव स्ट्रक्चर है वो ट्रंकेशन का जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही अच्छा केस स्टडी है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो हम यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले ट्रंकेशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर क्या है कि आप चीज़ों को ईजिली रिलेट कर पाओगे। सो एल्यूट वेव के अंदर एक्सटेंशन, इक्वालिटी एंड ट्रंकेशन की गाइडलाइन है। सो जो ट्रंकेशन का मतलब जो है इट इज़ वेरी सिंपल कि फेलियर। एल्यूट वेव के अंदर वेव 5 मटेरियलाइज होगा ऐसा कोई रूल नहीं है, राइट। देयर कैन बी ए फेलियर इन फिफ्थ, और फिफ्थ के अंदर जो फेलियर होती है उसको हम ट्रंकेटेड फिफ्थ बोलते हैं। सो एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर मुझे समझाना हो तो बेयर मार्केट का ट्रंकेशन होता है, बुल मार्केट का ट्रंकेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 5 जो है, वेव 5 जो है इट इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव, राइट। तो उसके अंदर 5 सब वेव्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो फिफ्थ वेव है वो थर्ड वेव जो है, यहाँ पर ये जो थर्ड वेव है उसका जो एंडिंग पॉइंट है उससे पहले ही टर्मिनेट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड फिफ्थ। यहाँ पर ये ऊपर चला गया तो ये ट्रंकेटेड नहीं है, उससे पहले टर्मिनेट हो गया तो ट्रंकेटेड फिफ्थ है, ऐसा हम कह सकते हैं। और फिफ्थ जब ट्रंकेटेड होता है तो उसके अंदर भी 5 सबवेव्स होने तो जरूरी ही है, बिकॉज वेव 5 जो है इट इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो एंडिंग पॉइंट है वेव 3 का, उससे पहले ये वेव 5 टर्मिनेट हो गया तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ट्रंकेटेड है। सिमिलरली बेयर मार्केट ट्रंकेशन में किस तरह का होता है कि नीचे की साइड में 5 वेव्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर ये जो थर्ड है उससे पहले ये फिफ्थ टर्मिनेट हो गया, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो फिफ्थ है इट इज़ ट्रंकेटेड। तो जैसे मैंने बताया कि फिफ्थ वेव जो है वो मटेरियलाइज होगा ऐसा कोई एल्यूट वेव के अंदर रूल नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फिफ्थ वेव है उसके अंदर 5 सब वेव्स होने ही चाहिए, इवन दो इट इज़ ट्रंकेटेड, राइट। तो ये जो फिफ्थ वेव बनेगा यहाँ पर तो उसके अंदर भी 5 सब वेव्स होने चाहिए, और यहाँ पर बुल मार्केट का जो ट्रंकेशन है उसके अंदर भी जो 5 सब वेव्स है वो क्लियर होने ही चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो फिफ्थ बना है उसके अंदर भी इस तरह से मूव होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इस तरह से, राइट। और ये जो बुल मार्केट का ट्रंकेशन है उसके अंदर भी 5 सबवेव इस तरह से होने चाहिए, जिसको हम लेबल कर सकते हैं। लेबल मतलब कि इसको ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से। तो वेव 5 जो है वो ट्रंकेटेड है या नहीं, उसके लिए हम रीजनेबली श्योर तब हो जाते हैं कि उसका जो सबवेव 1 है उसको वो ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर ये जो सबवेव 1 है उसको ब्रेक कर देगा, और फिर मार्केट अगर ऊपर चला गया यहाँ से, राइट, देन वी कैन बी रीजनेबली श्योर कि ये जो फिफ्थ वेव है इट इज़ नाउ ट्रंकेटेड, उसकी हमें श्योरिटी मिल गई है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखें तो ये जो सबवेव 1 है वेव 5 का, उसको अगर ब्रेक कर दिया, जो वेव 3 है उसका एंडिंग पॉइंट ब्रेक किए बिना ही यहाँ से ही रिवर्सल आ गया और ये जो सबवेव 1 है उसको ब्रेक कर दिया, देन वी कैन बी रीजनेबली श्योर कि ये जो फिफ्थ वेव है वो ट्रंकेटेड होने जा रहा है। तो मैं यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा तब और थोड़ी क्लैरिटी आपको आएगी कि ट्रंकेशन का कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पर ये जो सेटअप है टाटा स्टील का, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये जो सेटअप है दैट इज सेटअप 1 बाय एज पर माय ऑनलाइन एल्यूट वेव कोर्स वेव्स ऑफ वेल्थ। और सेटअप 1 बाय बेसिकली ये है कि फोर्थ वेव कंप्लीट होता है उसके बाद हम फिफ्थ वेव की रैली को ट्रेड करते हैं। तो ये सेटअप 1 बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट ट्रेड सेटअप। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं,
रिसेंटली सनटेक का हमने एग्जांपल देखा था, फिर अभी रिसेंटली मोस्ट रिसेंटली वी हैड कवर्ड यूपीएल अराउंड 728 एज पर सेटअप वन बाय, और आज जो यूपीएल है उसने 825 का हाई बनाया, वो मेरे प्रीमियम एनालिसिस में कवर किया था। तो ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव और वन ऑफ द ईजिएस्ट ट्रेड सेटअप है। तो उसके अंदर फिफ्थ वेव मटेरियलाइज होगा ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, बट एक अच्छा सेटअप आप आइडेंटिफाई करके फिर फिफ्थ को ट्रेड करो तो आपको बहुत अच्छे मूव मिल सकते हैं। दैट इज़ द होल पॉइंट। और अब यहाँ पर जो ट्रंकेशन का कंसेप्ट है वो किस तरह से है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये वीकली की टाइम फ्रेम में मैंने जो ये लेबलिंग किया है पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो वेव 3 है उसका एक्सटेंशन कहाँ तक है वो देखते हैं। सो वेव 3 का हम एक्सटेंशन देखें तो आप देखिए कि मोर देन 600% के आसपास है। और वेव 4 का हम रिट्रेसमेंट ले तो यहाँ पर देखिए कि वेव 4 जो है वो कहाँ तक रिट्रेस हुआ है, तो आप देखिए कि 0.382 के आसपास ही ये टर्मिनेट हो गया हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। एग्जैक्टली ये टर्मिनेट हुआ है या नहीं वो तो फिर क्या कि कुछ कंफर्मेशन या तो कुछ क्ल्यूज हम कलेक्ट करके ही पहचान सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ जिस तरह से ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर जो आया है 0.382, बिकॉज वेव प्रिंसिपल की गाइडलाइन यही कहती है कि जो वेव 4 है वो क्या है कि एक नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग फेज होता है, ये साइकोलॉजी होती है। दिस थियरी इज बेस्ड ऑन मास साइकोलॉजी। तो वेव 4 जो है यूजुअली सैलो रहना चाहिए और उसका जो रिट्रेसमेंट होता है वो 0.236 0.382 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि जो रिट्रेसमेंट है 0.382 के आसपास है, तो पहला हमें क्लू मिला कि दिस माइट बी कंप्लीटेड। अब ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि ये जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है या नहीं। तो यहाँ पर ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है दिस इज लुकिंग लाइक ए सिंपल करेक्शन, जिगजैग करेक्शन है और वेव्स आर फ्रैक्टल इन नेचर। तो यहाँ पर ये जो मैंने लेबल किया है ए बी एंड सी, तो उसके सब वेव्स मुझे देखने हो, दैट मीन्स कि उसके जो छोटे टुकड़े हो जिसको बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ वेव्स, तो वो मुझे देखने हो तो मैं छोटी डिग्री में या तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख सकता हूँ। तो जिस तरह से फिर क्या है कि मैं थोड़ा रीजनेबली श्योर हो सकूँ। और ये जिगजैग लग रहा है वो कैसे पता चलेगा कि नॉर्मली जिगजैग के अंदर वेव बी जो है उसका रिट्रेसमेंट जो है वो सैलो होता है, 0.618 से आइडियली ज़्यादा नहीं होता है। आप देखिए कि यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट था वेव बी का एग्जैक्टली 0.618 के आसपास है। और जो सी वेव है उसका एक्सटेंशन जो आता है वो नॉर्मली 100% के आसपास आता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 0 to a माइनस बी करते हैं तो आप देखिए कि ये जो सी वेव का एक्सटेंशन आप देखोगे 100% से थोड़ा ज़्यादा है, 100 से लेके 125% तक हमें देखने को मिला है। तो हमने देखा कि जो वेव 4 का जो पूरा रिट्रेसमेंट था वो 0.382 के आसपास है, वेव बी का रिट्रेसमेंट 0.618 के आसपास और सी का एक्सटेंशन मोर देन 100% है। तो ये दूसरा क्लू भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि ये जो करेक्शन है यहाँ पर टाटा स्टील का जो वीकली चार्ट है उसके अंदर वेव 4 का वो शायद टर्मिनेट हो गया हो। अब जो दूसरी मेथड है उससे भी हमें थोड़ा और मतलब क्लू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और ये जो सी वेव है अब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं। बिकॉज सी वेव जो है इट इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव। तो यहाँ पर वेव बी टर्मिनेट हुआ, वहाँ से वेव सी स्टार्ट हुआ, तो ये वीकली की टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अब मुझे ये जो सी वेव है उसके सब वेव्स देखने हो, सो आई कैन गो टू द डेली टाइम फ्रेम। तो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट करता हूँ यहाँ पर, और आप देखिए कि यहाँ पर जो सी वेव है उसके अंदर हमें 5 सब वेव्स बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं। और उसको हमें लेबल करना हो तो हम इस तरह से लेबल कर सकते हैं 1 2 ये 3 4 एंड 5, इस तरह से ये स्ट्रक्चर लग रहा है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको थोड़ा दिखे यहाँ पर, एंड लेट मी चेंज द कलर टू येलो। तो आप देखिए कि जो वेव सी जो है उसके अंदर 5 सब वेव्स बहुत ही क्लियर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो वेव 3 है उसका जो लो है दैट इज 1063, दैट मीन्स के वेव 3 जो है 1063 के आसपास टर्मिनेट हुआ है। और यहाँ पर हम देखें वेव 5 जो है उसका लो देखें तो 1066, दैट मीन्स कि ये जो वेव 5 है वो वेव
3 है, सी के अंदर ये जो थर्ड वेव है उसका जो एंडिंग पॉइंट है उससे पहले ही टर्मिनेट हो गया ऐसा लग रहा है। यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 1 2 ये 3 है, ये ए है, बी है और ये सी के अंदर हो, बट हम उसमें नहीं जाते। लुकिंग एट के जो हमने देखा कि 0.382 के आसपास ये करेक्शन आया है पूरा वेव 4 का, फिर हमने देखा वेव सी का जो एक्सटेंशन है वो मोर देन 100% है, तो हमारे पास क्लूज है कि ये करेक्शन शायद कंप्लीट हो गया हो। और यहाँ पर जो सी वेव है उसके अंदर फिफ्थ के अंदर ट्रंकेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ है। सो ये डिटेल में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर अगर ये फिफ्थ ट्रंकेटेड हुआ तो फिर क्या है कि जो रिवर्सल आएगा वो काफ़ी स्विफ्ट एंड शार्प रह सकता है। दैट मीन्स कि ये जो फिफ्थ वेव के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं वीकली का, जैसे हमने देखा यहाँ पर ये, तो ये वीकली का फिफ्थ वेव काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है। इस तरह से आप क्या है कि कुछ क्लूज कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो वेव 5 है सी का, वो वेव 3 का एंडिंग पॉइंट है उससे पहले टर्मिनेट हो गया। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि इवन दो द वेव 5 जो है वो ट्रंकेटेड होता है, उसके बावजूद भी उसके अंदर तो 5 सब वेव्स क्लियरली होने ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये डेली की टाइम फ्रेम में जो फिफ्थ हमने लेबल किया है उसके भी इंटरनल वेव काउंट्स हमें देखने हो, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो हम 1 डिग्री लोअर, दैट मीन्स कि 60 मिनट या तो 75 मिनट में जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब ये जो चार्ट किया है दैट इज ऑफ ए 75 मिनट, और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो सी वेव है, ये जो फोर्थ वेव है उसके अंदर जो सी है और उसका जो फिफ्थ है उसका मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर हम 75 मिनट की टाइम फ्रेम में देखें तो आप देखिए कि बहुत ही क्लियर 5 सब वेव्स हमें दिख रहे हैं। कि आप देखिए कि दिस इज वेव 1, दिस इज 2, ये 3 है, ये 4 है और यहाँ पर ये फिफ्थ कंप्लीट हुआ और इस तरह से ये फिफ्थ कंप्लीट हुआ है। और इसको हम थोड़ा कलर उसका चेंज करके उसकी डिग्री भी चेंज कर देते हैं, तो फिर क्या है कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आप देखिए कि यहाँ पर उसका जो फिफ्थ है उसके भी 5 सब वेव्स बहुत ही क्लियर है यहाँ पर। और जैसे हमने देखा कि ये जो फिफ्थ है वो ट्रंकेटेड होगा, वो हम रीजनेबली श्योर कब हो सकते हैं कि उसका जो सब वेव 1 है, तो यहाँ पर ये जो फिफ्थ वेव है उसका जो सब वेव 1 है उसका जो एंडिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड 1147, यहाँ पर ये 1147। तो उसका जो एंडिंग पॉइंट है उसको उसने यहाँ पर देखे कि उसी के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था एग्जैक्टली आप देख रहे हो, फिर उसको ब्रेक करने के बाद उसी के आसपास ये सपोर्ट भी ले रहा है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो फिफ्थ वेव है उसने उसका जो सब वेव 1 है उसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। सो नाउ वी कैन बी रीजनेबली श्योर कि ये जो सी वेव है उसके अंदर फिफ्थ वेव का ट्रंकेशन है और हमारी एनालिसिस सही हुई, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वेव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि जो पूरा सेटअप है दैट इज सेटअप 1 बाय, दैट मीन्स के वेव 4 का करेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद हम फिफ्थ वेव के लिए ट्रेड करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्लूज हैं। द फर्स्ट इज के द एंटायर करेक्शन ऑफ वेव 4 इज रिस्ट्रिक्टेड अराउंड 0.382 लेवल। फिर हमने देखा कि विद इन वेव 4 वेव सी का जो एक्सटेंशन है इट इज़ मोर देन 100%। तो हमें ऐसा मतलब फील हुआ कि अब क्या है कि फिफ्थ जो है वो उसने जो वेव 3 है उसको ब्रेक नहीं किया है। दैट मीन्स के जो सी के अंदर फिफ्थ है उसने जो उसका थर्ड वेव उसका एंडिंग पॉइंट ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पर ट्रंकेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो वो भी हमने देखा कि ट्रंकेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ भी पूरी लग रही है यहाँ से। तो अब क्या है कि यहाँ से एक शार्प रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फिफ्थ वेव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। अब हम दूसरा भी मतलब दूसरे भी कुछ क्लूज कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम टाटा स्टील को ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी जाके समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि डेली की टाइम फ्रेम का चार्ट है टाटा स्टील का, और यहाँ पर हम देखें तो प्राइस जो है 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है। इट इज़ फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड 50 EMA, और अभी भी प्राइस जो है 200 SMA के नीचे है। और डेली की RSI हम देखें तो आप देखिए कि 40 के आसपास सपोर्ट लेना ट्राई कर दिया है। तो दैट मीन्स कि RSI का रेंज शिफ्ट का कंसेप्ट हो सकता है। और यहाँ पर हम देखें तो मेरे ख्याल से ये एक इम्पॉर्टेंट पिवट हो सकता है यहाँ पर, बिकॉज 200 SMA भी उसी के आसपास है।
अब देखोगे ये जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 1119, तो ब्रॉडली हम कहें 1200 के आसपास का जो लेवल है एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और यहाँ पर हम 200 SMA का भी लेवल देखें तो आप देखिए दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 1198। सो ब्रॉडली हमने जिस हिसाब से देखा कि जो सबवेव 1 था सी के अंदर, राइट, जो सी का 5th था उसका सबवेव उसको तो ब्रेक कर दिया, तो हमें पता चल रहा है कि ये ट्रंकेटेड है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ग्रेजुअली हम टाटा स्टील को ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ये जो 1200 का लेवल है उसको ब्रेक करके एक आध बार भी उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया या तो इवन 200 SMA के ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया, तो हमें क्या है कि एक बहुत ही श्योरिटी मिल जाएगी कि अब ये जो करेक्शन है 4th वेव का वो टर्मिनेट हो ही गया है और अब क्या है टाटा स्टील 5th वेव के लिए जा रहा है। फिर जो दूसरा टूल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ DMA। तो आप देखिए कि अभी भी वीकली की टाइम फ्रेम में प्राइस जो है वो DMA के नीचे ट्रेड कर रही है। दैट मीन्स कि अभी भी ये करेक्शन अभी कंप्लीट हुआ नहीं हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है। तो अब क्या है कि हमें ग्रेजुअली पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दैट वुड बी अराउंड 1063, यहाँ पर जो लो है 1066 और ये जो थर्ड वेव है उसका जो लो है दैट इज 1063। तो हम 1063 का स्टॉप लॉस लेके अब क्या है कि ग्रेजुअली बाय कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास कुछ क्लूज ऐसे हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया है, बट DMA ने अभी कंफर्म नहीं किया है। बट अब DMA के ऊपर जब प्राइस क्लोज देगी उसका वेट करेंगे, तब तक क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा स्क्रू अप हो सकता है। तो जिस हिसाब से हमारे पास क्लू है कि ट्रंकेशन है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उसको देख के हम टाटा स्टील में ग्रेजुअल पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा दैट वुड बी अराउंड 1060। और अगर ये 5th वेव मटेरियलाइज हुआ तो हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है 5th वेव का वो होता है 0.38 to 0.5। तो हम देखें कि 5th वेव के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए जो 0.382 का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 1560.5 का जो लेवल है 1700। और जिस हिसाब से ये ट्रंकेशन हमारा हमने डिस्कस किया वो ट्रंकेशन हुआ यहाँ सी का जो 5th है उसके अंदर, तो इवन 1800 के आसपास भी जा सकता है। सो ये ओवरऑल ये स्ट्रक्चर अभी स्ट्रांग लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमारे मतलब फेवर में है, बिकॉज हमारा जो स्टॉप लॉस है हार्डली 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 1700 के आसपास। दैट मीन्स कि 1:3 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और दूसरा भी हमें देखे कि ये जो CNX मेटल इंडेक्स है उसका भी स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ पर, तो ये डेली चार्ट है उसको हम वीकली करके देखें तो आप देखिए कि वीकली के अंदर प्राइस जो है वो 20 EMA के ऊपर उसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। डाउनसाइड मोमेंटम जो है इट हैज स्लोड डाउन, हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी, नाउ वी हैव मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज। डाउनसाइड का मोमेंटम भी थोड़ा स्लो डाउन हो गया है और 20 EMA के ऊपर है। और यहाँ पर 5936 ये एक इम्पोर्टेंट पिवोट है। ब्रॉडली हम कहें तो 5900 का एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है कि अगर 5900 के ऊपर भी ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया मेटल इंडेक्स ने तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। तो इस तरह से आप चीज़ों को वेव प्रिंसिपल का यूज़ करके थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर सकते हो। और फिर क्या है कि कुछ जो एडिशनल रिसोर्सेज है जैसे ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फिर कुछ और टूल्स यूज़ करते हो जैसे मैं स्क्वीज यूज़ करता हूँ, तो उस तरह से फिर क्या है कि आप एडिशनल कंफर्मेशन लेके जितने भी क्लूज है वो इकट्ठा करने का ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज करके जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है उसको लोकेट कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने डिस्कस की है इट माइट गाइड इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।